हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आज हमारा संविधान का दूसरा भाग है और संविधान का जो दूसरा भाग है वह है नागरिकता। तो आज संविधान के दूसरे भाग में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नागरिकता। ठीक है, तो आइए नागरिकता के संदर्भ में हम देखते हैं बिना विलंब किए हुए। देखिए मित्र, नागरिकता की अगर हम बात करें, जी हाँ, अगर हम नागरिकता की बात करें तो यहाँ से प्रश्न तो वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे स्पेशली हम उस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, नागरिकता से प्रश्न जो पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट वो सारे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नागरिकता क्लियर। नागरिकता के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि नागरिकता एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो संविधान में अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं वो सारे हमारे नागरिकों को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को सारे अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। अभी हम वो देखेंगे कि वो कौन कौन से अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सभी प्रकार के नागरिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति भारत में रहने वाले नागरिक नहीं हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कुछ विदेशी नागरिक आकर हमारे भारत में रहते हैं, तो व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। कुछ शरणार्थी होते हैं, वो व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे, लेकिन वो नागरिक की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी हम उसकी चर्चा करेंगे कि नागरिकता के संदर्भ में वो कौन कौन से भारत के नागरिक हैं जिनको वो अधिकार प्रदान होते हैं जो व्यक्ति को अधिकार नहीं प्रदान होते हैं। पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि नागरिकता में मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पहले देखेंगे जिस पर मुझे चर्चा करना है। तो नागरिकता के संदर्भ में अगर हम देखें तो आप ये जानते हैं कि नागरिकता संविधान का भाग 2 है। जी हाँ, भाग 2 है और अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक, जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक नागरिकता की बात कही गई है। अब हम देखते हैं कि नागरिकता में हमको और चर्चा करना है महत्वपूर्ण तथ्य। वह महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसी पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा नागरिकता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी आपको थोड़ा सा जानना आवश्यक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि भारत में नागरिकता के प्रकार, एक तरीके से भारत में नागरिकता के प्रकार भी आप देख सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे वह जो महत्वपूर्ण तथ्य हम लिखेंगे उससे पूछे जाएंगे, और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिस पर मुझे चर्चा करना है। देखिए मित्र, वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जो संविधान का दूसरा भाग है नागरिकता, ये संविधान का सबसे जटिल भाग है जिसको भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो संविधान का सबसे जटिल भाग नागरिकता है, इसको भीमराव अंबेडकर ने कहा है। क्लियर। अब देखते हैं कि जो प्रश्न नागरिकता के संदर्भ में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। आइए देखते हैं वो प्रश्न कितने प्रकार के या कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नागरिकता के संदर्भ में, जी हाँ, नागरिकता के संदर्भ में देखें तो पहला चीज़ आप ये जान लीजिए कि नागरिकता, जो भारत में नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता। अब ध्यान से सुनते जाइए, भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर। और दूसरी चीज़, भारत में जो एकहरी नागरिकता है एक किस व्यवस्था को प्रदर्शित करती है? संघनात्मक कि एकात्मक? तो नागरिकता जो है यह एकात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। एकात्मक व्यवस्था को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये संघनात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, ये एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है। अगला, नागरिकता जो है यह संघ सूची या केंद्र सूची का विषय है। जी हाँ, संघ सूची या केंद्र सूची का विषय। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि नागरिकता के संदर्भ में जो कानून
बनाने का अधिकार है वो संसद के पास होगा, न कि राज्य के विधानमंडल के पास होगा। ठीक है, तो ये किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। नागरिकता ये लिया कहाँ से गया है? नागरिकता जो लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा। नागरिकता जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, नागरिकता के संदर्भ में नागरिकता संबंधित पहला अधिनियम कब बना था? तो नागरिकता संबंधी याद करिएगा, पहला अधिनियम नागरिकता संबंधित पहला अधिनियम, जी हाँ, पहला अधिनियम जो बना था वह 1955 में बना था। नागरिकता संबंधित पहला अधिनियम 1955 में बना हुआ था। क्लियर? इसके अलावा जो अगला पॉइंट आप देखेंगे कि अब तक नागरिकता में कितनी बार संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो अब तक नागरिकता में 9 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब तक 9 बार नागरिकता में या नागरिकता संबंधी अधिनियम में 9 बार नागरिकता संबंधित अधिनियम में क्या हो चुके हैं? संशोधन हो चुके हैं। अब संशोधन के माध्यम से जो अधिनियम बने वो कौन कौन से अधिनियम थे? तो नोट कर लीजिएगा। जो अधिनियम बना वो अधिनियम बना 1957 का अधिनियम, इसके बाद 1960 का अधिनियम, इसके बाद देखेंगे 1980 का अधिनियम, और इसके बाद देखेंगे 1986 का अधिनियम, इसके बाद 1992 का अधिनियम। ध्यान से सुनते जाइएगा। 1992 के बाद 2003, और 2003 के बाद 2005, और 2005 के बाद जो अगला अधिनियम बना वो 2015 का अधिनियम, और जो अगला अधिनियम बना वो 2019 का अधिनियम बना। तो अब तक संविधान के दूसरे भाग में इतने प्रकार के अधिनियम संविधान संशोधन के माध्यम से बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार नागरिकता संबंधित कानून में संविधान संशोधन हो चुके हैं। क्लियर? तो आपसे ये पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। और नागरिकता को संविधान का सबसे जटिल भाग किसने बताया है? तो भीमराव अंबेडकर ने बताया है। अब हम आते हैं, देखते हैं नागरिकता संबंधित। अगर हम चर्चा करें कि नागरिकता संबंधित में अगला पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नागरिकता के संदर्भ में कुछ अवधारणात्मक समझ भी है, जो अभी हम इसके जब फैक्ट तथ्यों पर चर्चा कर लेंगे उसके बाद इसके अवधारणात्मक समझ के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है मित्र, आइए देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम देख लेते हैं। अब ये क्या है? जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो 5 से 11 है। कितने हैं? 5 से 11। तो एक एक अनुच्छेद के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद की अगर हम बारे में बात करें तो पहला है अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 5 में क्या कहा गया है? तो इसमें ये कहा गया है कि नागरिकता जो प्राप्त होगी वह अधिवास के आधार पर नागरिकता। जी हाँ, अधिवास के आधार पर नागरिकता। अब ये अनुच्छेद है, इसको आप समझते जाइएगा। आगे चलकर अभी हम इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर? लेकिन अनुच्छेद से प्रश्न पूछता है, कॉन्सेप्ट से प्रश्न नहीं पूछता है। क्लियर? और जो पूछेगा वो अभी हम चर्चा कर देंगे। तो अनुच्छेद नंबर 6 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 6 में ये है जो पाकिस्तान से, जी हाँ, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता का कैसा नियम होना चाहिए, उनके लिए नागरिकता का किस प्रकार का नियम होना चाहिए, रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। और 7वां ये है
जो पाकिस्तान से, जी जो ऐसे लिखिएगा, जो भारत से पाकिस्तान गए, जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर भारत में आए, और फिर भारत में आए तो इस संदर्भ में नागरिकता के लिए, इस संदर्भ में भारत में नागरिकता के लिए कैसा और रूल रेगुलेशन होना चाहिए, इसके संदर्भ में बातें अनुच्छेद नंबर 7 में कही गई हैं। क्लियर? इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 8 में ये कहा गया है कि जो विदेशी हैं, जी हाँ, विदेश से आने वाले व्यक्तियों के लिए किस प्रकार की नागरिकता होनी चाहिए, या किस प्रकार का नागरिकता के लिए व्यक्ति के लिए किस प्रकार का नियम बनना चाहिए, और नियम किसके लिए बनना चाहिए, इनके लिए बनना चाहिए। इसकी बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद नंबर 8 में कही गई है। क्लियर? अब इसके बाद देख लेते हैं 9वां अनुच्छेद। 9वें अनुच्छेद में क्या कहा गया है? 9वें अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर चला जाता है तो उसकी नागरिकता को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। जी हाँ, यानी कि भारत से विदेश जाने पर भारत की नागरिकता को समाप्त किया जाना, तो भारत की नागरिकता को समाप्त किए जाने का प्रावधान या उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 9 में किया गया है। आप बात समझ रहे होंगे। कहने का मतलब कि भारत से कोई व्यक्ति यदि विदेश में जा रहा है तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसके आधार पर भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस बात का रूल और रेगुलेशन किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 9 में बताया गया है। क्लियर? अब आते हैं मित्र, देख लेते हैं अगला इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हम देख लेते हैं। तो अगला इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है 10। अब इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अब ये क्या क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 10 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 10 ये कहता है कि संसद, जी हाँ, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वह विधि बनाकर किसी नागरिकता को छीन सकता है। यानी कि संसद के द्वारा विधि बनाकर नागरिकता को छीना जाना। जी हाँ, नागरिकता को छीना जाना यानी नागरिकता से वंचित किया जाना। ये बात अनुच्छेद नंबर 10 में कही गई है कि संसद कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति को दिए गए नागरिकता को वो छीन सकती है। वो क्या कर सकती है? छीन सकती है। और अनुच्छेद नंबर 11 में वही बात यहाँ पर भी कही गई है, लेकिन थोड़ा से अंतर है जो अभी हम आपको बताएंगे आगे। अनुच्छेद नंबर 11 में ये कहा गया है कि संसद के द्वारा नागरिकता का अर्जन किया जाना या समाप्त किया जाना। तो ध्यान रखिएगा,
अर्जन किया जाना और समाप्त किया जाने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ये बातें अनुच्छेद नंबर 11 में कही गई है। ये बातें किस में कही गई है? अनुच्छेद नंबर 11 में कही गई है। क्लियर? तो ये कुछ क्या संविधान के दूसरे भाग के कुल अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों को आपको ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। यहाँ से कभी कभार प्रश्न बन जाते हैं और बनते भी हैं। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अनुच्छेद आप समझे होंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल है कि जो अनुच्छेदों में जो बातें कही गई हैं तो इसके कुछ कंडीशन बताए गए हैं कि आखिर किस परिस्थिति में पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं किस परिस्थिति में उनको नागरिकता प्रदान किया जाना चाहिए और ये कब तक था, और जो अधिवास के आधार पर भी नागरिकता दिया जाना, जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो बाहर चला गया हो और वो फिर भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता तो किस प्रकार से ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत में आए तो उनके संदर्भ में नागरिकता ग्रहण करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसके संदर्भ में बातें यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा जो विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है जो भारतीय मूल के न हो, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, उसकी भी बात यहाँ पे की गई है। और नागरिकता संबंधित अगर नागरिकता की ग्रहण करने और समाप्त करने की बात अनुच्छेद नंबर 10 और 11 में कही गई है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब वो कंडीशन क्या है, अभी मैं उसको थोड़ा से चर्चा करूँगा कि वो कंडीशन में महत्वपूर्ण किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उस पर भी अभी हम चर्चा कर दूँगा। जैसे चर्चा क्या है यहीं पे कर दे रहे हैं। जैसे ज़रा सुनिए, अगर पूरी बातों को ध्यान से यहाँ पे सुनने का प्रयास करिएगा, आप डेट याद कर लीजिएगा। कुछ डेट हैं, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद नंबर जो है, कौन सा अनुच्छेद नंबर है? अनुच्छेद नंबर अगर आप देखेंगे 5 से 11 के संदर्भ में की गई, तो इनमें से तो 9 और 10 और 11 ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये तो अभी मैं इसको बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आपने देखा क्या, नागरिकता ग्रहण करने के संदर्भ में बातें कौन कौन से अनुच्छेद करता है। तो 5 से 11 में आपको कौन कौन से अनुच्छेद याद करना है? एक तो 5 याद करना है, 6 याद करना है, 7 याद करना है और कितने? 8। ये 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो किसकी बात करता है? नागरिकता, भारत की नागरिकता ग्रहण करने के संदर्भ में बात करता है। भारत की नागरिकता के ग्रहण करने के संदर्भ में बात करता है। ये चीज़ें आप याद करिएगा। कभी पूछ भी सकता है कि संविधान के दूसरे भाग में ऐसे कितने अनुच्छेद हैं जो नागरिकता के ग्रहण करने के संदर्भ में बातें कर सकता है। प्रश्न कैसे भी बनाया जा सकता है, बशर्ते आप जो भी तथ्य पढ़ रहे हो उस तथ्यों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसकी बात करें और इनकी बात करें तो डेट आपको क्या याद करना है। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे अगर हम अधिवास के आधार पर नागरिकता देखते हैं, जी हाँ, अधिवास के आधार पर नागरिकता देखते हैं और इसके आधार पर देखते हैं 5 और 8, अनुच्छेद नंबर 5 और 8 को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आधार बनाया जाता है 26 जनवरी 1950 से लेकर 1955 के नागरिकता अधिनियम के बीच के संदर्भ में। अब ज़रा समझिएगा, यहीं पे कहने का मतलब ये जो रूल लागू है वो 26 जनवरी 1950-1955 के बीच में जो भारत में नागरिकता लोग ग्रहण करते थे, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हो चाहे वो विदेश से आ रहे हो, जो भारत की नागरिकता को ग्रहण करते थे उस समय 1955 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बीच में उनके नागरिकता ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती थी वो बहुत ज़्यादा क्या होती थी, सरल होती थी। क्लियर? और पाकिस्तान के संदर्भ में यानी कि अनुच्छेद नंबर 6 और 7 किसकी बात करता है? पाकिस्तान की बात करता है। अब ध्यान से समझना,
जो अनुच्छेद नंबर 7 है और अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 6 जो है, अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है तो अनुच्छेद नंबर 6 में यहाँ नागरिकता की जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो सरल है, उस पाकिस्तान के व्यक्ति के लिए सरल है। किस अनुच्छेद के अपेक्षा? अनुच्छेद नंबर 7 की अपेक्षा। अनुच्छेद नंबर 7 के अपेक्षा अनुच्छेद नंबर 6 के माध्यम से पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है? सरल है। ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 7 में यहाँ पर आवेदन के साथ साथ परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अनुच्छेद नंबर 7 में भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने के साथ साथ उस व्यक्ति को पाकिस्तान से परमिट लेकर भारत में आना होगा नागरिकता ग्रहण करने के लिए, जबकि 7 में नहीं है। क्लियर? कारण जब आप भारत से पाकिस्तान चले जाते हो फिर पाकिस्तान से भारत आ रहे हो, ऐसे कंडीशन में नागरिकता ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? जटिल हो जाती है। और भारत के विभाजन से जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और फिर 19 जुलाई 1948, ये थोड़ा से डेट आप आधार बना लीजिएगा, 19 जुलाई 1948 का डेट आप जरूर याद करिएगा। ये पाकिस्तान से आने वाले भारत में नागरिकता ग्रहण करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट डेट है। अब ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद नंबर 6 ये कहता है कि भारत के विभाजन के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला जाता है और वो फिर आता है नागरिकता ग्रहण करने के लिए तो उसको नागरिकता आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला जाता है और फिर वो भारत में आता है और फिर वो दोबारा पाकिस्तान चला जाता है और फिर वो भारत में नागरिकता ग्रहण करने के लिए आता है, तो ऐसे कंडीशन में अनुच्छेद नंबर 7 लागू होता है। तो अनुच्छेद नंबर 6 के माध्यम से पाकिस्तानी व्यक्ति को भारत में नागरिकता ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद नंबर 7 की अपेक्षा क्या है? सरल हो जाती है। क्लियर? ये मैं आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एसएससी पेट और टेट जैसे एग्जाम में इतना गंभीरता से नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपकी मैं समझ यहाँ पे विकसित कर दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को जानते रहें। जब आप कोई बुक पढ़ें तो इस चीज़ को बातों को ध्यान में रखिएगा और डेट जरूर याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान भारत में नागरिकता के ग्रहण करने के संदर्भ में 19 जुलाई 1948। और जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे और जो विदेश में चले गए थे उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है 26 जनवरी 1950 से 1955। अब ऐसे कंडीशन में या 1947 से लेकर मान के चल लेते हैं 1955, ऐसे कंडीशन में कोई भारतीय मूल का व्यक्ति 1955 के पहले बाहर रहा हो और उसका फिर मन कहा कि मुझे भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहिए, भारत की नागरिकता को मुझे ग्रहण करना चाहिए, तब वो वापस आता है तो इस माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर लेता है। और वो प्रक्रिया क्या है? बहुत ज़्यादा सरल होती थी। लेकिन 1955 के बाद आगे चलकर जो नागरिकता संबंधित कानून आए उसके माध्यम से नागरिकता ग्रहण करने की प्रक्रिया 1955 के पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्या हो गई? जटिल हो गई। क्लियर? ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी मैं उसकी आगे चर्चा करूँगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्र, अब एक चीज़ यहाँ पर याद करिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अब अनुच्छेद नंबर 9 को ध्यान में रख लेते हैं। भारत में दोहरी नागरिकता तो नहीं है। अगर ये कोई व्यक्ति सोचे कि हम जाकर विदेश में नागरिकता को ग्रहण कर लें और भारत की भी नागरिकता को ग्रहण किए रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता यहाँ स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्लियर? ये अनुच्छेद नंबर 9 कहता है। और देखिए अनुच्छेद नंबर 10 को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखिए अनुच्छेद नंबर जो 10 है वो ये कहता है कि संसद विधि बनाकर किसी नागरिकता को छीन सकता है। अब देखिए दो बातें याद करिएगा, दो बातें। देखिए
अगर हम ये कहें कि 1955 के पहले, 1955 के पहले और 1955 के बाद इन दो बातों को आप ध्यान में रखिएगा, इन दो बातों को आप ध्यान में रखिएगा। 1955 के पहले अगर भारत में जो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त किए हैं, सरकार विधि बनाकर नागरिकता को नहीं समाप्त कर सकती है, सरकार नहीं कर सकती, लेकिन कर कौन सकता है? संसद कर सकता है। लेकिन 1955 के बाद नागरिकता अधिनियम में जो व्यक्ति बाहर से आकर भारत में नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं, उस व्यक्ति की नागरिकता सरकार भी समाप्त कर सकती है। इस बात को बेसिक अंतर रखिएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 1955 के तहत पहले जो बाहर के व्यक्ति भारत में नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं, वह 1955 के बाद ग्रहण करने वाले भारतीय नागरिकता की अपेक्षा उनकी हटाने की प्रक्रिया क्या है, काफ़ी ज़्यादा जटिल होगी। मोटी मोटा बात आप ये समझने का प्रयास करिएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो मैंने अनुच्छेद बताया उसी का ये पूरा क्या है, एक सार है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आगे मित्र, अब इसमें मैंने आपको बताया कि अब तक कुल कितनी बार नागरिकता संबंधी संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब देखिए एक आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, 1955 का एक अधिनियम आता है। तो 1955 के अधिनियम, नागरिकता संबंधी अधिनियम, बात किसकी हो रही है? नागरिकता की बात हो रही है। तो 1955 के नागरिकता अधिनियम में क्या चीज़ें कहा गया कि किसी भी कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति कितने तरीके से, जी हाँ, कितने तरीके से नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, और कितने तरीके से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये दो बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना भी है, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप मोटे मोटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत में कोई भी व्यक्ति नागरिकता ग्रहण करने के लिए उसके 5 माध्यम बताए गए हैं, और त्याग नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके। तो 5 तरीके कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। जो 5 हैं वो 5 कौन कौन से हैं? 5 में पहला क्रमशः याद करना है। पहला, जन्म से नागरिकता ग्रहण करना या जन्म से नागरिकता प्राप्त करना। कोई बाहर वाला व्यक्ति है और उसका बच्चा भारत में जन्म लेता है, वो सारे कंडीशन। दूसरा, वंश परंपरा, दादा दादी वाला फंडा, वंश परंपरा। तीसरा, पंजीकरण, कानूनी प्रक्रिया, देशीकरण और भूमि अर्जन। ये 5 तरीके हैं जिससे व्यक्ति को भारत में नागरिकता दी जाती है। व्यक्ति को भारत में नागरिकता क्या दी जाती है, प्रदान की जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो त्यागने के हैं उसके भी 3 कंडीशन। पहला कंडीशन ये है, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता को क्या कर सकता है?
त्याग सकता है। और दूसरा, कोई व्यक्ति या भारत का कोई नागरिक, भारत का कोई नागरिक यदि विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला हम देख लेते हैं, जो अगला पॉइंट ये है, नागरिकता से वंचन किया जाना। जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोह में पाया जाता है, भारत का कोई नागरिक यदि राष्ट्रद्रोह के रूप में पाया जाता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इसमें क्या होता है, नागरिकता से वंचित करना, नागरिकता से वंचित करना। और नागरिकता से वंचित कब किया जाएगा, संसद विधि बनाकर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है। जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोह के रूप में पाया जाता है तो इस प्रकार के भारत के नागरिक को उसकी नागरिकता से क्या किया जा सकता है, वंचित कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। कितने माध्यम से नागरिकता, तो 5, और त्यागने के 3। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष रहना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि 1955 के अधिनियम में तो ये बताया गया था कि 6 महीने तक अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन 1992 में संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि 5 से 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति भारत में रहेगा तभी वो भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। देशीकरण के माध्यम से नागरिकता कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, तो देशीकरण के माध्यम से वही व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति भारत देश के प्रति आस्था व विश्वास रखता हो, और दूसरा ये कि उस व्यक्ति को भारत की कोई न कोई भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और कम से कम वो भारत में 1 वर्ष जरूर रहा हो। ऐसे स्थिति में किसी भी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता यहाँ पे दी जा सकती है जो भारतीय मूल का हो। क्लियर? किसी न किसी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, 1 वर्ष कम से कम भारत में रहना आवश्यक है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। और भारत देश के प्रति उसकी क्या हो, आस्था हो। ऐसे व्यक्ति को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। अगला अगर हम देखें मित्र, भूमि अर्जन। भूमि अर्जन का मतलब ये है कि जैसे सिक्किम को देख लेते हैं, अगर सिक्किम को भारत में विलय किया गया तो इस पर सरकार ये तय करती है कि किस व्यक्ति को नागरिकता दी जानी चाहिए और किस व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब वो कौन सा सिक्किम का राज्य क्षेत्र का कौन सा भाग है जिसको नागरिकता देना आवश्यक है और किसको नागरिकता देना अभी आवश्यक नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? अब यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मुझे यहीं पर रुकना होगा। अब नागरिकता से जो दूसरा ये पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त हैं और व्यक्ति को नहीं प्राप्त हैं, पहला। और दूसरा, NRI क्या होते हैं और POI क्या होते हैं, OCI क्या होते हैं, इनके बारे में संक्षेप में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम जल्दी ही उपस्थित होते हैं आपके सामने। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।